नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को लेकर अहम बात कही। कोर्ट ने साफ किया कि अली खान अब भी लिख सकते हैं, लेकिन उन 2 सोशल मीडिया पोस्ट पर कुछ भी लिखने या बोलने की इजाजत नहीं है जिन पर जांच चल रही है। बता दें, कोर्ट ने 21 मई को एक आदेश में कहा था कि प्रोफेसर महमूदाबाद उन 2 विवादास्पद पोस्ट पर कोई भी ऑनलाइन लेख या पोस्ट नहीं लिख सकते, भारत में हुए आतंकी हमले या उस पर सेना की प्रतिक्रिया पर कोई राय नहीं रख सकते। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी को सिर्फ एफआईआर में दर्ज बातों तक ही सीमित रहना होगा। कोर्ट ने एसआईटी से कहा कि उन्हें अली खान को बार बार बुलाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। बता दें, हरियाणा पुलिस ने 18 मई को महमूदाबाद को गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर पर उनके सोशल मीडिया पोस्ट ने देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डाला था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने राहत तो दी है। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के फेसबुक पोस्ट को लेकर हरियाणा सरकार ने उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की थी। इन पोस्ट में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की थी, लेकिन साथ में युद्ध को भड़काने वालों और दक्षिणपंथियों की आलोचना भी की थी। इस मामले में की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब एसआईटी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने कहा कि एसआईटी अपनी सीमा से बाहर जाकर जांच कर रही है, उन्हें सिर्फ 2 एफआईआर तक ही जांच सीमित रखनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पोस्ट में कुछ आपत्तिजनक नहीं है तो एसआईटी कह सकती है कि यह सिर्फ एक राय है, अपराध नहीं। सरकार के वकील ने एसआईटी को जांच पूरी करने के लिए 2 महीने का समय मांगा है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इतने समय की जरूरत क्यों है। एसआईटी चाहे तो कह सकती है कि इस एफआईआर में कुछ नहीं है, जांच जल्दी पूरी करें। जब सरकार ने मांग की कि अगर जरूरत पड़ी तो महमूदाबाद को दोबारा बुलाया जा सकेगा, तो जस्टिस सूर्यकांत ने चुटकी लेते हुए कहा कि आपको महमूदाबाद की जरूरत नहीं है, आपको एक डिक्शनरी की जरूरत है। ये टिप्पणी इस बात पर की गई कि एसआईटी महमूदाबाद की पोस्ट का मतलब निकालने में उलझ गई है, जबकि वो सिर्फ एक राय थी। कोर्ट ने एसआईटी को 4 हफ्ते में जांच पूरी करने को कहा और महमूदाबाद को गिरफ्तार नहीं करने को भी कहा। आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर चुनाव आयोग की चल रही विशेष मतदाता सूची संशोधन यानी एसआईआर में सिर्फ 1% वोटर्स नाम भी हटा दिए गए तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 243 में से लगभग 35 सीटों के नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी ने एसआईआर को बीजेपी की चाल बताया, जिसका मकसद 2020 के विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों को जीतना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का इरादा 4 से 5% वोटर्स को वोट देने से रोकना है। उन्होंने आगे कहा कि 7.9 लाख वोट हटने से हर सीट पर औसतन 3,251 वोटर्स का नाम कट जाएगा। 2020 के चुनाव में 35 सीटें ऐसी थीं जहां जीत का अंतर 1% से कम या 3,000 वोट से कम था और 52 सीटें ऐसी थीं जहां अंतर 5,000 वोट से कम था। बीजेपी इस एसआईआर के जरिए ऐसी सीटों को निशाना बना रही है। हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर इस चाल का पर्दाफाश करेंगे। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव बहुत करीब था। करीब 8% सीटों पर जीत का अंतर 1% से कम था और 20% सीटों पर अंतर 2.5% से कम था और एनडीए ने 21 ऐसी सीटें जीती जहां अंतर 2.5% से कम था और विपक्ष ने 22 सीटें ऐसी जीती। बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर यानी मतदाता सूची की गहन जांच के दौरान चुनाव आयोग ने पहली बार एक अहम खुलासा किया। आयोग ने बताया कि करीब 4.5% वोटर यानी 35,60,000 लगभग लोग अपने रजिस्टर किए गए पते पर मौजूद नहीं मिले। वहीं 6.5% लोग यानी 54 लाख वोटरों ने अभी तक अपनी पहचान और पते की पुष्टि करने वाला फॉर्म नहीं जमा किया है। इन गायब वोटरों में 2.2% शायद स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। 1.59% शायद अब इस दुनिया में नहीं है और 0.75% ऐसे हैं जिनका नाम 2 या उससे ज़्यादा जगहों पर दर्ज है। हालांकि बीएलओ ने 3 बार जाकर इन लोगों की जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन पुष्टि नहीं हो पाई। इसलिए अब चुनाव आयोग इन सभी संदिग्ध वोटरों की लिस्ट राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके बूथ स्तर के एजेंटों के साथ साझा करेगा, ताकि 25 जुलाई की फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख से पहले ये साफ किया जा सके कि कौन वोटर सही है और कौन नहीं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को घोषणा की है कि 1 अगस्त से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि जुलाई महीने के बिल से ही 125 यूनिट तक की बिजली का पैसा नहीं देना होगा। नीतीश कुमार ने कहा कि इससे राज्य के 1,67,00,000 परिवारों को लाभ मिलेगा। हमने ये भी तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर और नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर लाभ दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने यह ऐलान ऐसे समय में किया है जब इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को एक जरूरी आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों में कितनी जगह खाली हैं, इसकी गिनती तुरंत की जाए ताकि टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम कोर जल्दी कराया जा सके और शिक्षकों की बहाली हो सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दोबारा साफ किया कि 35% आरक्षण महिलाओं को सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के निवासी हैं। बिहार में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का पहला फेज अब लगभग पूरा हो चुका है। इसमें 88% से ज़्यादा वोटरों ने अपने फॉर्म जमा कर दिए हैं। अब ध्यान दूसरे और ज़्यादा अहम फेज पर है। ये दूसरा चरण 1 अगस्त से 30 सितंबर तक चलेगा। इसमें वोटर के दस्तावेजों की सख्त जांच होगी। यही तय करेगा कि कौन असली भारतीय नागरिक है और किसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। इस दौरान 3 अहम चीजें होंगी। पहला, दावे, यानी कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो वो अपना नाम जुड़वाने का दावा कर सकता है। दूसरा, आपत्ति, अगर किसी का नाम गलत है या किसी फर्जी नाम पर आपत्ति हो तो वो दर्ज कराई जा सकती है। और खुद से जांच, यानी कुछ मामलों में प्रशासन खुद जांच शुरू करेगा, खासकर उन लोगों पर जो विदेशी नागरिक हो सकते हैं। यही जांच सबसे ज्यादा विवाद और राजनीति की वजह बन सकती है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इसका सीधा असर आने वाले बिहार विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा, इसलिए ये 2 महीने बहुत ही अहम माने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शुक्रवार को बिहार के मोतिहारी आने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, इसलिए मोदी पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं और जगह जगह विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। एनडीए के सभी बड़े नेता जैसे बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पिछले कई दिनों से चंपारण में डेरा डाले हुए हैं। ये लोग जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को रैली में आने के लिए जोर शोर से बुला रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा, यह दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक होगा। प्रधानमंत्री 7,217 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिससे राज्य में विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने बताया कि चंपारण के कोने कोने से लोग इस बड़ी रैली में शामिल होंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बिहार में चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। इस बीच दरभंगा का एक वीडियो वायरल हो गया है। इसमें दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के महिला जिला अध्यक्ष बीएलओ के साथ बैठकर मतदाता गहन पुनरीक्षण यानी SIR का काम कर रही हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह वीडियो शेयर कर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा कि चुनाव आयोग ने कह दिया है कि अब वोटर लिस्ट का काम बीजेपी संगठन ही देखेगा और भी किसी प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है क्या? कांग्रेस ने भी बिहार में बीजेपी जिलाध्यक्ष के बीएलओ के साथ वाला वीडियो ट्वीट किया है। साथ ही लिखा है कि बिहार के दरभंगा में बीजेपी महिला जिलाध्यक्ष बीएलओ के साथ बैठकर वोटरों की जांच कर रही हैं। अपने वोटरों को लिस्ट में जगह दी जा रही है और जो बीजेपी के खिलाफ हैं उन्हें लिस्ट से निकाला जा रहा है। ये है चुनाव आयोग का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, जहां बीजेपी वोटरों की छटाई कर रही है। ममता बनर्जी ने अब चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का सम्मान है, लेकिन बीजेपी की दलाली ना करें। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने 35 लाख वोटर्स को हटाया है। ममता ने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र में नाम हटवाकर जीती और अब बिहार में भी यही कर रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली लोगों के साथ हो रहे कथित उत्पीड़न के खिलाफ कोलकाता में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इस दौरान उनके साथ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी सहित कई सीनियर नेता मौजूद रहे। उन्होंने कहा वो बंगालियों के प्रति भाजपा के रवैये से बेहद निराश और व्यथित हैं। प्रोटेस्ट मार्च के बाद उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब से मैंने तय किया है कि मैं बांग्ला में ज्यादा बोलूंगी। अगर आप मुझे डिटेंशन कैंप में रखना चाहते हैं तो रखें। मैं आपको चैलेंज करती हूं कि साबित कीजिए कि बांग्ला बोली वाले प्रवासी लोग रोहिंग्या मुसलमान हैं।
बंगाल के 22 लाख प्रवासी श्रमिक देश के अन्य हिस्सों में काम कर रहे हैं, उनके पास वैध पहचान दस्तावेज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद और गैर कानूनी धर्मांतरण के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बने विवादास्पद कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। ये ऐसे समय में आया है जब इस कानून को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये याचिका लखनऊ की सामाजिक कार्यकर्ता रूपरेखा वर्मा ने दायर की है। दरअसल यूपी सरकार ने 2024 में अवैध धर्मांतरण के कानून संशोधन कर कुछ नए क्लॉज जोड़े थे। इसमें धर्मांतरण करने के उद्देश्य से अलग धर्म की महिला से शादी को लव जिहाद माना गया। इस कानून के तहत आरोपी पाए जाने पर अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इस कानून के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि यह कानून अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखने वाले जोड़ों को परेशान करने का जरिया बन सकता है। इनकी आड़ में किसी को धर्म परिवर्तन के आरोप में फंसाया जा सकता है। साथ ही याचिका में यह भी मांग की गई है कि कोर्ट यूपी सरकार को निर्देश दे कि वो इस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में कोई कार्रवाई न करे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बुधवार को कहा कि आधुनिक युद्ध को पुराने हथियारों से नहीं जीता जा सकता है। जनरल ने भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए स्वदेशी तकनीक पर जोर दिया। जनरल चौहान ने मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने मानव रहित ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया, लेकिन भारतीय सेनाएं ने इन्हें निष्प्रभावी कर दिया। जनरल अनिल चौहान ने एक तरह से ये इशारा करने की कोशिश की है कि भारत को अपने पुराने रक्षा हथियारों को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ड्रोन और हथियारों से भारतीय सैन्य या नागरिक बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं हुआ। अधिकांश ड्रोन को काइनेटिक और नॉन काइनेटिक तरीकों से निष्प्रभावी किया गया। सीडीएस ने इस बात पर जोर दिया कि ड्रोन आधुनिक युद्ध में एक गेम चेंजर बन गए हैं और इनका इस्तेमाल हाल के संघर्षों में रक्षा संतुलन को बदलने में महत्वपूर्ण रहा है। अमेरिका में 17 जुलाई को देशव्यापी गुड ट्रैवल लाइव्स ऑन विरोध प्रदर्शन होने वाले हैं। इन प्रदर्शनों में दिवंगत कांग्रेसी जॉन लुइस को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इन विरोध प्रदर्शनों का उद्देश्य राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में नागरिक अधिकारों से जुड़ी नीतियों का विरोध करना है। पूरे देश में 1600 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन होंगे, जिनमें 1.25 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है। ये विरोध प्रदर्शन जॉन लुइस की 5वीं पुण्यतिथि पर हो रहे हैं। जॉन लुइस ने कांग्रेस में 17 बार सेवा दी थी। उन्होंने नागरिक अधिकार आंदोलन में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। वो अक्सर शांतिपूर्ण विरोध के जरिए गुड ट्रैवल करने की बात करते थे। आयोजकों का कहना है कि ये प्रदर्शन ट्रंप के कार्यकाल में नागरिक अधिकारों को कमजोर करने के विरोध में है। इजरायली सेना ने बुधवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क स्थित रक्षा मंत्रालय और दक्षिण सीरिया में सरकारी बलों पर हमला किया। इसी दौरान हुई ड्रूज बहुल प्रांत में सांप्रदायिक हिंसा चौथे दिन भी जारी रही। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा, हम अपने ड्रूज भाइयों को बचाने और सीरिया में हथियारबंद गिरोहों को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। सीरियाई विदेश मंत्रालय ने इजराइल पर धोखेबाजी से की गई आक्रामकता का आरोप लगाया। आदिवासी बद्दू और ड्रूज मिलिशिया के बीच हुए संघर्ष में अब तक 300 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वो दक्षिण सीरिया में हो रही हिंसा से बहुत चिंतित हैं, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया कि हिंसा जल्द ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, हमने कुछ खास कदमों को लेकर सहमति बनाई है। यह कदम इस परेशान करने वाली और भयावह स्थिति को आज रात खत्म कर देंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.